Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is for you. And finally, in the previous lectures, we have completed Bharatiya Nyaya Samhita 2023, old IPC, Indian Penal Code, we have completed. And now from in this video आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ BNSS। तो आज हम करेंगे इंट्रो, फिर हम कल से सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो ये जो BNSS है ना, ये काफ़ी बड़ा लॉ है। और BNS और BSA ये मेजर लॉज हैं इंडिया के 3 मेजर लॉज अगर आप सर्च करोगे तो यही आएगा, BNSS, BSA, BNS। अब भाई इनके ऊपर इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो ऐसा नहीं है ऐसा वो, भाई ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी, कारण है ज़रूरी होने के पीछे। तो चलिए फ़िलहाल तो स्टार्ट करते हैं, वही कारण आपको बताता हूँ इंट्रो में। BNSS प्राइमरी पर्पस क्या है भाई क्रिमिनल लॉस का? मेजर सॉरी भाई वो माइक गिर गया था, कोई नहीं, लीव इट। सो बेसिकली प्राइमरी पर्पस है क्या क्रिमिनल लॉस का? BNSS जो कि हम जानते हैं क्रिमिनल लॉ है, BNS वो भी क्रिमिनल लॉ है, और जो BSA है वो डील करता है हमारा एविडेंसेस इन क्रिमिनल केसेस, हाउ यू विल, वो क्या कहते, कैसे वो, अरे यार वो याद नहीं आ रहा वो टर्म क्या कहते, कोर्ट में कैसे प्रूफ करोगे तुम एविडेंसेस को, उससे डील करता है BSA हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉस का? इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। भाई क्रिमिनल लॉस क्यों बनाते हैं? जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, प्रोटेक्ट करें सोसाइटी को, इंश्योर करें जस्टिस। बाय डिफाइनिंग क्या, ऑफेंसेस, प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट्स के थ्रू, रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल एंड पनिशमेंट। यही है पर्पस। क्या है भाई क्रिमिनल लॉ बनाने का? यही है पर्पस। और की ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई क्रिमिनल लॉ बनाने के? प्रोटेक्शन हो सके सोसाइटी का, पनिशमेंट हो सके, डेटरेंस मिल सके, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, रेट्रीब्यूशन एंड जस्टिस, प्रिवेंशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, फेयर एंड जस्ट लीगल प्रोसेस, ये ज़रूरी है, रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन हो सके। ठीक है, इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं प्राइमरली भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता ने किसे रिप्लेस करा? रिप्लेस IPC 1860 एक्ट का किस इस ईयर में आया था वो चीज़ है। ठीक है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसे रिप्लेस करा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसे रिप्लेस करा? एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, लॉ कितने टर्म्स में क्वालिफाइड है, नहीं सॉरी डिवाइड है? अब सबसे पहले तो मैं आपको ये लिख के दे दूं, BNS ने किसको रिप्लेस करा? BNS IPC को रिप्लेस करा, BNSS ने CRPC को रिप्लेस करा। ठीक है, और BSA ने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करा। ठीक है, अब लॉ इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो ये लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला सब्सटांटिव, इधर होगा प्रोसीजरल, दूसरा प्रोसीजरल। 2 तरीके के लॉज होते हैं, सब्सटांटिव और प्रोसीजरल। ठीक है, अब समझ जाओ सब्सटांटिव क्या होता है, प्रोसीजरल क्या होता है। सब्सटांटिव होता है मतलब जो लॉ आपको राइट्स बताए, ड्यूटीज़ बताए, ऑफेंसेस बताए, मतलब राइट्स बताए आपको, ड्यूटीज़ बताए, यही होता है सब्सटांटिव लॉ। सब्सटांटिव लॉ का मतलब होता है कि लॉ है क्या, इट डिटरमाइंस व्हाट एक्ट्स आर पनिशेबल एंड प्रेस्क्राइब्स द पनिशमेंट और रेमेडीज फॉर वायलेशन। अब जो सब्सटांटिव लॉ होता है वो हमें बताता है क्या क्या चीज़ पनिशेबल है और किस चीज़ की हमें रेमेडीज़ मिल रही है वायलेशन के लिए। ठीक है,
अब की फीचर क्या है भाई सब्सटैंटिव लॉ के, कि राइट बताता है, लाइबिलिटीज़ बताता है, स्पेसिफिक क्राइम से डील करता है क्रिमिनल लॉ में। एग्जाम्पल क्या होंगे सब्सटैंटिव लॉ के? सब्सटैंटिव लॉ के एग्जाम्पल होंगे हमारे, जैसे BNS है, तो ये सब्सटैंटिव लॉ है, हमें यही तो बताता है क्राइम होता क्या है, लाइबिलिटी कहाँ आती है, राइट क्या है आपका, यही तो बताता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी हमारा सब्सटैंटिव लॉ है, हमें राइट्स बताता है अपने। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट भी हमारा राइट्स बताता है हमें। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट TPA, ये भी हमें राइट्स बताता है हमारे। तो ये होता है सब्सटैंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ होता है कि लॉ कैसे अप्लाइड होगा, ठीक है। प्रोसीजर बताना, प्रोसीजर, प्रोसीजरल में ही आंसर छुपा है, प्रोसीजर मतलब ले डाउन दी प्रोसीजर कि केस आगे कैसे बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे करी जाएगी, किस स्टेज पे क्या स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, ये प्रोसीजर। मेथड बताता है प्रोसीजरल लॉ कि कैसे इन्फोर्स करेंगे हम राइट्स को, ड्यूटीज़ को, रेगुलेट कैसे करेंगे कोर्ट प्रोसीजर, ट्रायल, अपील, इंश्योर कैसे करेंगे फेयर ट्रायल एंड जस्टिस। तो प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल क्या होंगे? प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल होंगे हमारे मेनली BNSS, CPC। BNS हमें पूरा प्रोसीजर बताता क्रिमिनल लॉ में कैसे प्रोसीजर वर्क करेगा। CPC पूरा प्रोसीजर बताती सिविल सूट कैसे फाइल होगी, सिविल सूट डिस्पोज ऑफ कैसे होगी, और पूरा बीच का जितना ही प्रोसीजर है। BSA भी हमें यही बताता है कि क्या प्रोसीजर है। मतलब BSA ऑल ओवर प्रोसीजर नहीं बताता, लेकिन कुछ जगह कुछ सेक्शंस में प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे एविडेंस को एडमिसिबल बनाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है भाई सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि सब्सटैंटिव लॉ जो है ना वो डिफाइन करता है हमें राइट्स, ड्यूटीज़, ऑफेंसेस, और प्रोसीजरल लॉ बताता है कि प्रेस्क्राइब द प्रोसेस टू एनफोर्स लॉ, कि लॉ को एनफोर्स कैसे करेंगे। पर्पस क्या होता है सब्सटैंटिव लॉ का? डिटरमाइन व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट, क्या रॉन्ग है क्या गलत है, मतलब क्या सही है क्या गलत है। और प्रोसीजरल लॉ का पर्पस क्या होता है? एंश्योर अ फेयर लीगल प्रोसेस। सब्सटैंटिव लॉ किस चीज़ पे फोकस करता है? कंटेंट ऑफ लॉ पर, ऑफेंसेस, रेमेडीज, पनिशमेंट। प्रोसीजरल लॉ किस चीज़ पे फोकस करता है? प्रोसीजर फॉर ट्रायल्स, एविडेंसेस एंड एनफोर्समेंट। एग्जाम्पल आपको सामने मैंने बता ही दिए थे। और सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने इंटरडिपेंडेंट है ना कि अगर सब्सटैंटिव लॉ नहीं होगा तो प्रोसीजरल लॉ कुछ काम का नहीं है, और वैसे ही प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा तो सब्सटैंटिव लॉ काम का नहीं है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल को समझने के लिए, कि ये समझ लो कि गाड़ी, कार होती ना जो कार, सब्सटैंटिव लॉ है। इंजन उसका प्रोसीजरल लॉ है। इंजन आपको बताता है प्रोसीजर की कार को चलाया कैसे जाएगा इंजन के अकॉर्डिंग, तब जाके कार चलेगी। और अगर इंजन ना हो कार में तो कार ख़राब है, और कार ना हो तो इंजन ख़राब है। तो यही सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल का को रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ी क्या कि हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया, क्या ज़रूरत थी भाई? CRPC जो है आउटडेटेड हो गई थी, और उस पर कॉलोनियल लीगेसी की एक छाप थी कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है। तो इस चीज़ को भी हमें बदलना था कि कब तक हम दूसरे की छाप पे ज़िंदा रहेंगे, कि भाई उन्होंने वो दे कर गए, उनने उनका एहसान है। तो कभी ना कभी तो हमें बदलना ही था कि भाई इंडियन लॉज जो है इंडिया के अंदर चलें। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न हम चाहते थे कि जुडिशरी की जो पावर है ना, कि जस्टिस डिलीवरी है जो, और रिड्यूस करें पेंडेंसी, जो केस की पेंडेंसी है उसे फास्ट करें, रिड्यूस करें केस की पेंडेंसी को और फास्ट करें जस्टिस डिलीवरी को। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाने का। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा थर्ड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। BNSS में डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल प्रोसीजर, FIR, चार्जशीट, विटनेस स्टेटमेंट एंड ट्रायल्स कैन बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब देखो इधर पे, अब आप लोग कहोगे कि भाई मैं किधर से पढ़ा रहा हूँ, तो भाई देखो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैं उनसे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि वो नोट्स मैं इधर कैसे प्रोवाइड कर दूँ, मतलब नहीं कर पाऊँगा ना यार, समझो। कुछ नोट्स मैंने लिखे हुए थे तो मैं उसी को रजिस्टर सामने रख के पढ़ा रहा हूँ, और इस पर जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ।
तो स्ट्रेंथनिंग हम क्या करना चाहते थे, विक्टिम के राइट और सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स, यूनिफॉर्मिटी इन क्रिमिनल प्रोसीजर्स अक्रॉस इंडिया, सिंप्लीफाइड अपील्स बेल प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इधर पे कुछ रेलेवेंट केस लॉज हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स शेपिंग क्रिमिनल प्रोसीजर। आज जितना भी हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर के लॉज हैं ना, क्रिमिनल लॉज जितने भी हैं, और आज वो जैसे भी हैं हमारे क्रिमिनल लॉज, वो इन जजमेंट्स की वजह से हैं। अगर ये जजमेंट नहीं होती तो शायद आज हमारा जैसा सिस्टम है ना क्रिमिनल लॉ का, वैसा नहीं हो पाता। तो सबसे पहला क्रिमिनल लॉ है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका, अब इधर पे देखो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा, तो आप नाम तो मैंने बोल दिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा था कि भाई जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। क्या, एस्टेब्लिशिंग डेट एनी लॉ अफेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। हर लॉ, जितने भी लॉज हैं वो जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। अब इसमें क्या हुआ, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि उनने बताया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि एम्फेसाइज स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट, कि ट्रायल जो है ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, जल्द से जल्द ट्रायल हो जाने चाहिए। डी के वसु एन, अब ये थर्ड केस लॉ है, डी के वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। लेट डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल वायलेंस। अब जो कस्टोडियल वायलेंस होता है ना, कि जब किसी को उठा के ले जाती है पुलिस, फिर वो थाने में मारती पीटती है, तो वही कि प्रिवेंट करें कस्टोडियल वायलेंस, प्रोटेक्ट करें राइट ऑफ अ पर्सन इन अ पुलिस कस्टडी। अब आते हैं चौथी जजमेंट पर, जो कि है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। अब इधर पे क्या है जोगिंदर कुमार में कि कॉजेंड अगेंस्ट रूटीन अरेस्ट इन बेलेबल ऑफेंसेस। रूटीन अरेस्ट हो जा रहे थे भाई, बेलेबल ऑफेंसेस में भी अरेस्ट कर लिया जा रहा। अब इधर पे क्या करा कि कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि आप रीजंस रिकॉर्ड करेंगे अरेस्ट करने के, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फिफ्थ केस लॉ पर, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। इसमें क्या बताया गया कि बेल नॉट जेल, कि बेल इज़ अ रूल, सॉरी जेल नहीं, री एनफोर्स दी प्रिंसिपल बेल नॉट जेल। बेल नॉट जेल का मतलब कि बेल दीजिए जितनी हो सके, जेल में डालिए मत, डायरेक्टली अरेस्ट मत करिए, बेल दीजिए, मतलब बेसिकली ये था अरनेश कुमार में, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे आते हैं, अब BNSS के 4 पिलर कौन से हैं, 4 पिलर ऑफ BNSS। पहला पिलर है सेटिंग टाइमलाइन फॉर रीएड्रेसल ऑफ क्राइम, सेटिंग टाइमलाइन फॉर रीएड्रेसल, टाइमलाइंस फॉर रीएड्रेसल ऑफ क्राइम, टेक्नोलॉजी इन लॉ सेकंड, थर्ड स्ट्रीमलाइन लीगल प्रोसेस, फोर्थ विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। ये कुछ नया टर्म है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। अब BNSS में ना बहुत से सेक्शंस ऐसे भी हैं जो विक्टिम की बात करते हैं, विक्टिम कंपनसेशन की। अब इधर पे आपके लिए एक सवाल है मेरे पास कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर होते हैं, डेमोक्रेसी के पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसके साथ आते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद वही समझ लो अपना कहाँ गया ये, हाँ। अब ये कौन सा है भाई, एक्ट नंबर कौन सा है BNSS हमारा, 46 एक्ट नंबर है, 2023 का 46 एक्ट नंबर है। केम इनटू फोर्स कब आया था भाई फोर्स में, 1 जुलाई को फोर्स में आया था 2024 में, ठीक है। ये केम इनटू फोर्स वाली डेट है, एनफोर्समेंट डेट। अब प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी भाई, 25 दिसंबर 2023, प्रेसिडेंट एसेंट। अब एक मैं आपको देता हूँ होमवर्क कि भाई आपको बताना है, ठीक है,
टोटल चैप्टर्स कितने हैं BNSS में, कमेंट करके बताइए टोटल चैप्टर, और बताइए टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल सेक्शन, और एक और चीज़ बताइए कि कितने शेड्यूल हैं, स्केड्यूल कितने हैं इसके अंदर। अब ये आप सर्च करके कमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये आप कमेंट करके बताइए कितना क्या है, ठीक है। ये हमारा हो गया लास्ट का। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन आज हमारा कंप्लीट हो गया, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे आगे का, ठीक है। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन of introduction of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इस वीडियो के साथ साथ आगे की वीडियोस पर भी आप लोग जुड़े रहें, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम साथ में कंप्लीट करें। जैसे हमने BNS पूरी साथ में कंप्लीट करी है, वैसे ही हम BNSS भी साथ में कंप्लीट करेंगे। एंड कमेंट बिलो विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।